की कड़ी में हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम क्या होते हैं। आज की पूरी क्लास में टारगेट यही रहेगा, उन चीजों को समझेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। आपने कहा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी समलंब। ठीक है, क्या होता है ट्रेपेजियम और समलंब? तो ट्रेपेजियम होता क्या है? अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें, अगर हम समलंब की बात करें, तो समलंब कैसा होता है, बनता कैसे, मैं आपको बताता हूं। ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब है ए बी पैरेलल है सी डी के। ट्रेपेजियम का मतलब है ए बी पैरेलल है सी डी के। बस एक बात होती है इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं होता, कि ऊपर और नीचे की भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर दो भुजाएं पैरेलल हैं तो हम जानते हैं कि इन दोनों का सम 180 अंश होगा, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि एंगल ए प्लस एंगल डी हो या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी हो, ये 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। अगर मैंने डी से परपेंडिकुलर खींच दिया, अगर मैंने डी से परपेंडिकुलर खींच दिया और ये एच है परपेंडिकुलर, तो हम ये कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, ये क्या होता है जी, हाफ और सम कितना है ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट एच। ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट एच। इस एच को हम ये भी कह देते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी हम इसे कह देते हैं। एक एक बात जैसे जैसे बता रहा हूं लिखते जाना, इससे ऊपर कोई बात आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी। अभी तक इतनी बात की है कि एक ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम की नीचे और ऊपर की भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं, इनके बीच की दूरी को हाइट या एच कहते हैं। मैंने कहा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, जब कोई भुजाएं पैरेलल होती हैं तो इन कोणों का जोड़ 180 अंश होगा, ए और डी, बी और सी का 180 अंश। एरिया बराबर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होगा। सम पैरेलल साइड्स का क्या है, ए बी प्लस सी डी, हाइट कितनी है एच, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। बात खत्म। इतनी सी बात समझ गए। अब और क्या बात है जो काम की है वो मैं बताता हूँ। जैसे हमने एक ट्रेपेजियम बनाया, ए बी सी डी और ये ऊपर काटते हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ये ऊपर काटते हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर है भाई? तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो डायगोनल इक्वल नहीं होते। कोई ये कहे कि डायगोनल बराबर है तो नहीं, ए सी डू नॉट इक्वल बी डी। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करते। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ओ मिड पॉइंट नहीं होगा किसी का। बाइसेक्ट ईच अदर ऐसी कोई बात नहीं होती, ना तो बराबर होते हैं विकर्ण, ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जबकि इससे पहले हमने 4 क्वाड्रिलेटरल जो पढ़े थे, उसमें हमने पहला क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था स्क्वायर, उसके बाद हमने पढ़ा था रेक्टेंगल, उसके बाद हमने पढ़ा रोम्बस, पैरेललोग्राम। उन सबके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, सबके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, चलो भाई सबको क्लियर है बात? मैंने कहा कि ये एंगल अल्फा होगा तो ये वाला भी अल्फा होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ओसीडी है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ओबीए के? ये सिमिलर होंगे आपस में। साइन किसका? सिमिलर का समरूप। आपको अगर हल्का हल्का याद हो तो हमने कहा था समरूप में क्या होता है कि एरिया, यानी हम एक तो ये जानते हैं कि अगर अल्फा के सामने इसमें ओबी है तो अल्फा के सामने इसमें क्या है, ओडी। इसमें बीटा के सामने क्या है, ओए। इसमें बीटा के सामने क्या है, ओसी। तो हम बेटा इस चीज को याद कैसे रखते हैं? हम कहते हैं कि ओए इंटू ओडी बराबर होता है ओबी इंटू ओसी। कैसे याद रखते हैं? हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि ओ के इधर इधर वाला और ओ के इधर इधर वाला आपस में बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन। आप कैसे याद रखेंगे? अपने मन में एक रेखा यहाँ पे खींच लेंगे और कहेंगे इसके इधर ओ ए इंटू ओ डी बराबर होगा ओ बी इंटू ओ सी। ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अब इसके बाद की कहानी सुनना कि जैसे मैं ये कह रहा हूं कि दो त्रिभुज है मेरे पास OCD और त्रिभुज OAB और दोनों सिमिलर हैं, तो इनके साइड का रेशियो कितना है बेटा? तो आपको पता है साइड इस एंगल के सामने ले लेते हैं, तीसरा एंगल जो है CD और इस एंगल के सामने ले लेते हैं AB, CD और AB, ठीक है, ये साइड का रेशियो है। उसके बाद एरिया का क्या होगा? CD स्क्वायर और AB स्क्वायर, ये और लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद दो बातें और बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज है जो आपको याद रखनी है, लर्न रखनी है, वो क्या है? वो मैं पहले चित्र भी बना देता हूँ क्योंकि मैं इसके बाद आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी अभी पढ़ाऊंगा। ABCD है। जब आप कोसाइन रूल लगाते हैं तो एक नए नए रिश्ते निकल के आते हैं, आप भी जानते हैं कोसाइन रूल हमें नए नए रिश्ते देता है, तो मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप चाहेंगे तो निकाल पाएंगे। यूजिंग कोसाइन रूल, इस पे सवाल आना चाहिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या रिश्ता निकल के आता है मैं बताता हूँ कि डायगोनल का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यूजिंग कोसाइन रूल क्या है? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर होता है, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर होता है, ऐसे लिखना कि ये भुजाएं का स्क्वायर जो बराबर नहीं है यानी कि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो भुजाएं पैरेलल हैं वो 2 के साथ आएंगी, AB इंटू CD। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जो बच्चा इतनी सी बात याद रखेगा समझ लो कि उसका काम हो गया। याद रहेगा? कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ। याद कैसे रखना है? AC यानी डायगोनल का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, तो ये जो दो भुजाएं हैं पैरेलल, ये इनका स्क्वायर किसके बराबर होगा? इन दोनों के 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन के जोड़ के, ठीक है। याद रहेगा सबको? ये चीज याद रहेगी। चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो पूरे में काम आएंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं अगली बात क्या बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है, जो आपको सीखनी है, वो क्या है? वो है मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होता है। मिड पॉइंट सेगमेंट क्या है? मध्य बिंदु रेखाखंड। ये क्या होता है दोस्त? जैसे हमने ये लिया ABCD, एक ट्रेपेजियम बनाया हमने, ABC और D ट्रेपेजियम बनाया हमने, और हमने ये दो मिड पॉइंट लिए हैं भाई, दो मिड पॉइंट लिए हैं X और Y। ये दो मैंने मिड पॉइंट खींचे X और Y, ठीक है। मैं लिख भी रहा हूं X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, X के आगे लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ AD, मिड पॉइंट ऑफ AD, और वहीं Y के आगे लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ BC। एक भी बच्चा ऐसे जिसको कोई बात ना समझ में आए तो वो बताएगा पूरा मिड पॉइंट ऑफ BC। X मिड पॉइंट ऑफ AD, Y मिड पॉइंट ऑफ BC। ये बात क्लियर है? चलिए अब इसमें इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी एक और बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये अब कि जो XY है, जो आपको याद रखनी है पहली बात, वो क्या है? जो XY है वो हाफ ऑफ AB प्लस CD होता है। ये याद रखना है कि XY के नीचे भी आप लिख सकते हैं एवरेज ऑफ AB एंड CD। ये क्या है? बीच में है तो क्या है? एवरेज है। एवरेज है। जैसे कल कोई मुझे कह दे कि ये 10 है और ये 14 है तो मैं कहूंगा 12 होगा एवरेज, या कोई मुझे कहे 10 और 13 तो मैं कहूंगा 3 का गैप है, 3 नीचे और ज्यादा होगा, 13 और 3 16 हो जाएगा। कोई बात नहीं। अच्छा इसको थोड़ा प्रूफ करके देख लेते हैं, ज्यादा जरूरत तो नहीं है। जैसे ये है, अब मुझे पता है कि ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है भाई। ये मैंने एक कट है यहाँ पे O पे कट कर रहा है डायगोनल, तो हम जानते हैं थेल्स थ्योरम हमें ये सिखाती है, थेल्स थ्योरम हमने पढ़ी भी है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है और ये X से पैरेलल लाइन खींची है, मिड पॉइंट है, तो जो XO होगा वो हाफ ऑफ AB होगा। ये तो हम पढ़ते हैं। ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में XO जो होगा वो हाफ ऑफ AB होगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल BCD में, ट्राइंगल BCD में
ओ वाई क्या होगा, जैसे अब ये इसके पैरेलल है तो ये हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स ओ और ओ वाई मिला के कितना आ जाएगा, एक्स वाई, और हाफ कॉमन आ जाएगा ए बी प्लस सी डी। ये आपको कंठस्थ रखना है। एक का मैंने प्रूफ बता दिया। इसी तरीके से जब ये मिड पॉइंट नहीं होगा तो भी प्रूफ यही होगा, लेकिन क्या निष्कर्ष निकलेगा वो याद रखना है, वो बताऊंगा अगले पेज पे। ये आपने लिख लिया होगा, समझ गए होगे। इसके बाद एक बात और लिखनी है कि जब ये मिड पॉइंट नहीं होता, इस तरीके से होता है जैसे आपने खाली ये कह दिया कि भाई ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और हमने ना एक लाइन खींची है एक्स वाई, ये हमने एक लाइन खींची है एक्स वाई, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि जो एक्स वाई है ना वो पैरेलल है ए बी के, और आपको मालूम है ए बी तो पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये दोनों के पैरेलल है लाइन। इतनी सी बात आपने दे दी। और आपने मालूम क्या दे दिया, आपने हमें ये गिवन किया कि जो एक्स है ना वो डी एक्स और एक्स है, इस लाइन को m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, ए बी को मैं ए मान रहा हूँ डी सी। ठीक है, इतना समझ गए। पहले तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत जगह आएगा और बहुत जगह काम का भी है, ठीक है, बहुत जगह काम का है कि एक्स वाई पैरेलल है ए बी के, सी डी के पैरेलल है, डी एक्स और एक्स से कितना होगा, m अनुपात n। ठीक है, चलेगा भाई। तो ये याद कैसे रखना है अब मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है और मुझे एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, m a ऐसे गुणा होगी m a, n की गुणा इससे होगी b n b, और बटे m प्लस n। एक्स वाई बराबर एम ए प्लस एन बी बटे एम प्लस एन, एम ए प्लस एन बी बटे एम प्लस एन। डी एक्स और एक्स, ये एक चीज लिख ली। एक और लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद मैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की थ्योरी पढ़ाऊंगा। एक पॉइंट लास्ट लिख लीजिए, जो थर्ड पॉइंट है, कि कई बार डायगोनल के मिड पॉइंट दे देता है, ये बड़ी मुसीबत है। क्या करेगा, डायगोनल के मिड पॉइंट दे देगा। कैसे, इसका मिड पॉइंट दे दिया, इसका मिड पॉइंट दे दिया, और एक्स वाई है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है भाई, ये ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम था, ए बी सी डी। अब ये पूछ रहा है हमसे, ये इसके मिड पॉइंट हैं दोनों के। तो देखिए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मिड पॉइंट है, पहले मैं बता देता हूँ एक्स वाई क्या होता है, हाफ ऑफ, इस बार सम था अब माइनस है, ए बी माइनस सी डी। अब आप कहेंगे यार ये कैसे आ गया, ये तो बड़ा गलत है। कुछ गलत नहीं है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ए ऐसे, इसको मैंने z मान लिया। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये मिड पॉइंट है तो जो एक्स जेड होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा, क्योंकि मिड पॉइंट से लाइन जा रही है, थेल्स थ्योरम से हाफ ऑफ ए बी। अच्छा, मैं वाई जेड की बात करूं तो वाई जेड हाफ ऑफ सी डी होगा। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे पहले जोड़ रहा था, तो एक्स जेड में से वाई जेड सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक्स वाई आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। बात खत्म, हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी, बात खत्म। ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है, बहुत काम का है ये भी। आइसोसेल्स समद्विबाहु समलंब, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या है, समद्विबाहु समलंब। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम समद्विबाहु समलंब, ठीक है। क्या होता है, होता तो ये भी समलंब है, बस दो तीन बातें हैं जो इसके अंदर और हैं। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम था, हम सब जानते थे कि ट्रेपेजियम है, हमें पता था कि भैया ए बी पैरेलल है सी डी के, लेकिन हुआ क्या कि ए डी बराबर आ गया बी सी के। इसमें जो नई चीज़ है वो क्या है कि इसमें दो भुजाएं जो पैरेलल नहीं है वो आपस में बराबर होती हैं, ए डी बराबर बी सी, ए बी पैरेलल सी डी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें क्या होता है, डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल ए सी बराबर बी डी, ठीक है। अब डायगोनल ए सी बराबर बी डी होते हैं, अभी भी बाइसेक्ट नहीं करते, बट डू नॉट बाइसेक्ट, ये बात यहाँ पे भी लिखनी है कि डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, बस बराबर होते हैं, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे एक और काम की बात क्या है कि ये तो हम पहले ही पढ़ रहे थे कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 हम पहले ही पढ़ रहे थे। लेकिन होता क्या है कि इसमें दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे एंगल ए बराबर हो जाता है एंगल बी के एंड एंगल सी बराबर हो जाता है एंगल डी के। तो जब हम इन दोनों को मिला देंगे, इस पार्ट को जब हम मिला देते हैं तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि डी सी के बराबर है। तो मैं ये भी कह देता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी या एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी 180 हो जाता है। और आपको मालूम है कि आमने सामने के कोण 180 होने से आमने सामने के एंगल 180 होने से आमने सामने के कोण 180 होने से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। हिंदी में लिख लेना साइक्लिक की चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि ईच आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, ये क्या हुआ, मैं यहां पे लिख दूंगा अलग से, ईच आइसोसेल्स ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता ही है। ये सवाल स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है। प्रत्येक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि हम इससे एक वृत्त गुजार सकते हैं। इसके चारों वर्टेक्स से हम एक वृत्त गुजार सकते हैं। जबकि उल्टा ठीक नहीं होगा। आप सोचो कि हर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होगा, तो ये सच नहीं है। हर आइसोसेल्स ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये सच नहीं है। इतना लिख लिया ना आपने, इतना लिख लिया ना भाई। आप इसके अलावा ये जरूर लिख सकते हो यहाँ पे कि OC बराबर OD होता है, ये लिख सकते हो। ये लिख सकते हो OA बराबर OB होता है। देखो भाई, अभी मैंने एक चीज भी बताई थी इसमें कि ये ABCD जब आइसोसेल्स ट्रेपेजियम नहीं भी था, तब मैंने ये कहा था कि इधर उधर के मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होते हैं, यानी कि OA इंटू OD बराबर होता है OB इंटू OC, ये मैंने बताया था। फिर मैंने जब ये कह दिया कि OA तो बराबर है OB के, तो फिर हम यहाँ से ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि OA इंटू OC, क्योंकि OD और OC बराबर है और OB इंटू OD ये सेम ही बात हो जाती है। क्योंकि ब्रैकेट में भी लिख देना, क्योंकि OC और OD और OA और OB बराबर है, ये लिख लेना। अच्छा, यहाँ पे जो हमने डायगोनल वाला पढ़ा था, तो अब यहाँ पे तो डायगोनल बराबर हो गए। तो जो हमने ये पढ़ा था जैसे कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB इंटू CD, यही पढ़ा था हमने नॉर्मल ट्रेपेजियम में। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो आपने देखा कि यार ये दोनों तो बराबर हैं, तो हम कोई एक डायगोनल लिख सकते हैं 2AC स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं तो मैं 2AD स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2AB इंटू CD। तो मैंने देखा 2 से 2 कट गया, क्या आ गया जो याद रखना चाहे तो। वैसे ऊपर वाला ही याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, AD स्क्वायर प्लस AB इंटू CD। कट गया 2, कॉमन लेके। अब सवाल करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल मैं पूछता हूँ आपसे जिसके जवाब आपको देने हैं। सब थ्योरी आपको मिलेगी भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रहेगी जो ज़रूरी थी, एरिया वाली बात पे मैं फोकस नहीं कर पाया। वैसे तो एरिया का फॉर्मूला वही होता है, कुछ अलग नहीं। ABCD और ये H है, तो एरिया हमने क्या पढ़ा था कि भाई एरिया बराबर होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस CD और इंटू उनके बीच की दूरी H, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये H है ना, तो H एक नहीं होती, 2 है। ये भी H है, इसको भी हम H कहते हैं। अच्छा, अगर कोई मुझे XY की वैल्यू पूछ लेना तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि यार XY CD के बराबर होगा। कोई मुझे ये कह देना कि ये दोनों दूरी का क्या होगा,
तो आपको बताता हूँ कि अगर ये बराबर है और ये बराबर है और ये h बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर थे तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल DAX, ट्रायंगल CBY, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना तो इनका एरिया भी इक्वल होगा, AX बराबर BY होगा, ये भी आपको याद रखना है, AX बराबर BY। आप चाहो अब होगा क्या कि ये ट्रायंगल छुटा के आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो XDBM। कैसे? हमने क्या किया है कि ये जो ट्रायंगल था ना इसको छुटा के इधर चिपका दिया, ऐसे करके बना दिया, ये M बिंदु है, यानी ये रेक्टेंगल बना सकते हैं हम। एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आए थे बहुत साल पहले कि आप एक ट्रेपेजियम को रेक्टेंगल बना सकता है। ये सवाल देखना है। चलो भाई देखो, अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, एक चतुर्भुज ABCD वृत्त में अंकित है, ABCD के समानांतर है और AC बराबर BD है। अभी हमारी आपकी एक बात हुई थी कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमने कहा था आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन हमने कहा था उल्टा सही नहीं है। लेकिन अगर कोई साइक्लिक है लेकिन वो ट्रेपेजियम है, दोनों है, तो फिर इस बात की गारंटी है कि वो आइसोसेल्स होगा। इस चीज को समझ पा रहे हो? मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर कोई आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है तो गारंटी है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्किल में बनेगा ही बनेगा। अब अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ट्रेपेजियम है, यानी सर्किल के अंदर ट्रेपेजियम बना है, तो इस बात की गारंटी है कि वो आइसोसेल्स होगा। इन्होंने कहा ABCD एक वृत्त में अंकित है, ABCD के समानांतर है और AC बराबर BD है, तो वो ट्रेपेजियम होगा। ट्रेपेजियम से अच्छा आंसर होना चाहिए D, क्योंकि मैं इसको काट के लिख रहा हूँ, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होगा, ये ज्यादा अच्छा नाम है। ट्रेपेजियम तो होगा ही होगा और वो आइसोसेल्स होगा। अगर हम किसी वृत्त के अंदर ट्रेपेजियम बनाते हैं तो वो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता है। इट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके पेपर में सवाल आएगा तो ट्रेपेजियम दे भी रखा हो और आइसोसेल्स ट्रेपेजियम दे रखा हो तो आप आइसोसेल्स ट्रेपेजियम को आंसर मार्क करना, क्योंकि वो ज्यादा बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर ऐसे ही ऑप्शन होंगे तब तो वो समलंब हो जाएगा, और समलंब तो वो यहीं से हो गया जब आपने ये कह दिया कि AB और CD समानांतर है, तो फिर वृत्त के अंदर है या बाहर है इससे मतलब नहीं है, समलंब तो वो इतनी सी बात से ही हो गया। वृत्त के अंदर वाली बात तो ये बता रही है कि ये आइसोसेल्स होगा। AC बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैंने ये कहा था कि अगर आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन अगर वो साइक्लिक है खाली तो आइसोसेल्स नहीं होगा। लेकिन वो साइक्लिक ट्रेपेजियम है, आमने सामने की भुजा समानांतर है तब, और इसने तो ये बराबर तक दे दिया, इसने तो सब कुछ दे दिया इस सवाल में। मैं कहता हूं इस सवाल में इसकी भी जरूरत नहीं है, या तो फिर इसकी जरूरत नहीं है या वृत्त की जरूरत नहीं है। इतनी बात लिख लो, मैं क्लियर बता रहा हूं, दोबारा से लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, तुम अब समझ पाओगे, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो वो गारंटेड है कि वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है साइक्लिक, तो ये टेढ़ा मेढ़ा और कहीं कोई पैरेलल ही नहीं है कुछ, तो वो ट्रेपेजियम होगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है। वो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो साइक्लिक ट्रेपेजियम है, इसका मतलब क्या होता है साइक्लिक ट्रेपेजियम का? इसका मतलब है कि आपने एक सर्किल के अंदर दो पैरेलल लाइन खींची, ये, तो फिर उस केस में दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। जब हम पैरेलल लाइन खींचते हैं तो उस केस में दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तब हम कहते हैं इस केस में ये आइसोसेल्स होगा। अब शायद समझ पाए हो तो अच्छी बात है। क्लियर हुई बात? CGL मेंस में आया 2023 में सवाल, अभी जो कल परसों CGL मेंस हुआ है उसमें आया ये सवाल। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। इन दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 1380 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो समानांतर भुजाएं होती हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ A + B × H बराबर एरिया, यही होता है।
मैंने कहा हाफ और सम में निकाल लेता हूँ ए प्लस बी इंटू एच कितना है, उनके बीच की दूरी 60, एरिया कितना है 1380। सोचो ये सवाल इस बार के पेपर में आया, 6 से ये 23 बार कटेगा, तो मैंने देखा कि a प्लस बी 46 आ गया, ये मैंने निकाल दिया। अच्छा इसमें क्या है कि दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर 12 है, a माइनस बी बराबर 12 है, तो प्रत्येक समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, प्रत्येक समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए प्रत्येक की। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 2a कितना आ जाएगा 8 और 5 a आ गया 29। जैसे A29 देखा मैंने सीधे ऑप्शन लगा दिया, दूसरे की जरूरत नहीं। क्या ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए था, बताओ, पेपर में आना चाहिए। ऐसे सवाल आ रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे क्या। अब अगर आप घटा देते इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते तो 2b 34 आ जाता और b कितना आता 17, ये उत्तर आ जाता। आगे बढ़ता है, मेंस का सवाल आपने पहला कर मारा, बताओ। ये देख लो, ये थोड़ा अच्छा है, सीडीएस 2017 में आया और अभी मैंने आपको पढ़ाया भी। देखिए इसमें यही कह रहा है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाई थी बात, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग लगाना ही नहीं। ओ ए बी और सी डी पैरेलल है ना, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि ओ ए इधर इधर वाला का मल्टीप्लीकेशन बताया था मैंने, ओ सी इंटू ओ बी, यही बताया था। अब इन्होंने कहा है ओ ए और ओ सी का अनुपात बताओ, ये ओ डी है सॉरी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ओ ए बटे ओ सी, क्या बताया था, ओ बी बटे ओ डी, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, तो ये उत्तर है। ये सवाल देख लीजिए 2015 में आया था सीडीएस में, इस तरीके के सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं पेपर में, एक अलग मजा भी आएगा आपको करने में। बताइए क्या उत्तर होगा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 3 6 है, यदि इसकी समानांतर भुजाएं 6 7 के अनुपात में, उनके बीच की दूरी इतनी, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। आप ऐसा करो 6 के और 7 के मान लो इसको, तो हाफ और 6 के और 7 के का सम 13 के इंटू उनके बीच की दूरी 14 बराबर 3 3 6, 14 से इसको काटेंगे, 14 एकम 14, 14 चौका 56, कैसे कटेगा, 14 दूनी 28, सॉरी 14 दूनी 28 और 14 चौका 28 का मतलब 5, 14 चौका 56, ये तो बड़ा गंदा आ रहा है उत्तर, 4 बार कट रहा है भाई 336, उनके बीच की दूरी 14 है, 7 और 6 13 के, कट ही नहीं रहा भाई ये तो, 14 दूनी 28 और 5, 14 चौका 56, कट तो नहीं रहा। तो मैंने कहा 13 के की वैल्यू कितनी आ गई 48। अब पूछा क्या है, समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई 6 के की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 48 बटे 13 के की वैल्यू है और 6 की निकालनी है तो 6, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, 288 बटे 13, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, लगभग 22 आ जाएगा, लगभग 22 आ जाएगा, पॉइंट में आ रहा है लगभग 22। ये सवाल देखना, बड़ा प्यारा सवाल है, जल्दी से उत्तर बताना। अप्रॉक्स में ही आ रहा है उत्तर। एबीसीडी एक समलंब है, ए बी 7 है, बी सी 8 है, चित्र बना लेते हैं। ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी 7 है, बी सी 8 है, सी डी 17 है और ए डी 6 है, ठीक है। समलंब ए बी सी डी, समलंब डी ए और सी बी आगे बढ़ाए गए, डी बी और सी बी आगे बढ़ाए गए, ये कैसे बढ़ा लेंगे, डी बी और सी बी, ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम, ए बी 7, बी सी 8, सी डी 17, सब हो गया। अच्छा ऊपर वाली भुजा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यार, ये हम 17 लेके चलते हैं, 17 कौन सी है, सी डी, तो ए बी सी और डी। अब ठीक है, ए बी कितना है 7, बी सी कितना है 8, ए डी कितना है 6। अब इन्होंने कहा है कि डी ए एंड सी बी, डी ए एंड सी बी, डी ए एंड सी बी को आगे बढ़ाया, कहाँ पे कट कर रहे हैं, एफ पे कट कर रहे हैं, एंगल एफ पूछ रहा है कितना होगा,
एंगल एफ पूछ रहा है कितना होगा, एफ कहाँ पे कट करेगा भाई? ये तो मुझे बड़ा अलग सा सवाल लग रहा है कि ज़्यादा कुछ अलग होगा नहीं इसके अंदर। मुझे लग रहा है 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री में क्या होगा, 15 और 17 हो जाएगा खेल। नहीं मानते हो कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। देखो आपको पता है कि ये एंगल बराबर है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है, पैरेलल है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी और सी डी का जो अनुपात है, ए बी और सी डी का जो अनुपात है 7/17, यही अनुपात बेटा ए एफ और एफ डी का होगा, ए एफ और एफ डी का, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल बन गए ना। ए एफ को एक्स मान लेता हूँ, x/x+6, तो मैंने यहाँ से x निकालने की कोशिश की, 7x और 17x यानी 10x बराबर, मुझे तो लग रहा है कि ये निकलेगा नहीं इतना जो हम सोच रहे हैं आसानी से। ए बी 7/17 और ये ए एफ x/x+6, तो 10x बच रहा है और बराबर 42, तो x 4.2 आ रहा है। एंगल कैसे निकलेगा, x 4.2 निकाल दूंगा मैं तो, चलो निकाल भी दिया मैंने तो, ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि ये बराबर होगा y/y+8 के भी बराबर होगा, ये y/y+8 के भी बराबर होगा, तो 17y और 7y यानी 10y बराबर 7×8 = 56, 5.6 और 56 आएगा तो y 5.6 आ जाएगा। मैंने कहा था आएगा तो ये 90 ही। तो आपने देखा एक भुजा आ रही है 10.2, एक भुजा आ रही है 8.5 13.6, एक भुजा आ रही है 17। क्यों ना हम इसको अनुपात निकालें इसका और 17 से भाग करें, 17 में 6 के 102, 17 में 8 136, 6 8 10। आपको पता है 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है और ट्रिपलेट तभी हो सकता है जब ये एंगल 90 डिग्री हो। तो अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो खुद से समझ जाएंगे कि ट्रिपलेट बनेगा। दोनों अल्फा बीटा बराबर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एफ ई डी ट्राइंगल सिमिलर है एफ डी बी सी के। बोलो, एफ ए डी ट्राइंगल सिमिलर है एफ डी सी के। देखें भाई, सर बी डी नहीं डी एफ होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, जैसे ए बी यानी इसका आधार, वाह, ए डी यानी इसका आधार ए बी और इसका आधार सी डी, किसके बराबर होगा, एफ ए और बटे एफ डी। ये एफ डी है भाई, बी डी नहीं है, एफ डी है, एफ डी। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, एफ डी ठीक है। कर लेंगे, ऐसा सवाल कभी आएगा झट से उत्तर बता देंगे अगर सेम टू सेम आ गया तो। ये आसान सा सवाल देख लीजिए, एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है। देखिए चक्रीय समलंब जैसे ही बोला तो मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में आ गया आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। जैसे चक्रीय समलंब बोला मैं समझ गया कि ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होगा। अब अगर आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है और एंगल बी 84 है, 84 है बी, और हमसे डी पूछ रहा है, मैं दिखा भी देता हूं आपको बना के चित्र। एडी पैरेलल बीसी है, एबीसी जो है वो 84 है। हमसे पूछ क्या रहा है भाई, एडीसी ये पूछ रहा है। तो आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होगा, तो ये 96 डिग्री आ जाएगा। आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होगा तो 96 डिग्री आ जाएगा। कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। ये सवाल देखिए बहुत प्यारा है, बताइए उत्तर देख के। एक समद्विबाहु समलंब एबीसीडी में एई पैरेलल सीडी है, एई पैरेलल सीडी है, परपेंडिकुलर सीडी है। चित्र इनको बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो एई अगर सीडी पे परपेंडिकुलर है, ए बी सी डी, नहीं बनाया तो अब बना लो। ए ई परपेंडिकुलर है सी डी पे, ए बी 10 है, ए बी 10 है, ए डी 5 है, ए ई 4 है, ये 4 है। हमसे कह रहा है ए बी सी डी का क्षेत्रफल बता। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड सी डी प्लस ए बी 10 दे रखी है और ऊंचाई 4 दे। सब कुछ पता है बस सी डी नहीं पता, सब कुछ पता है बस सी डी नहीं पता। ठीक है, आपने देखा कि ये 5 है, आपने देखा ये 4 है, तो ये कितना आ गया 3।
अब मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था कि ये 10 है और आइसोसेल्स में तो ये भी 10 होगा और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी सी डी हमारी कितनी निकल के आ गई 16। सी डी 16 निकल के आ गई, मैंने यहाँ रख दिया हाफ। 16 + 10 26 × 4 13 चौका 52, यही उत्तर है। 13 चौका 52 यही उत्तर है इस सवाल का। ये बहुत तगड़ा सवाल है, जो भी इस सवाल का उत्तर बताएगा उसको मिलेंगे पैसे 15। ये बहुत तगड़ा सवाल था, इस सवाल को करना अपने आप में। अभी तक ऐसा सवाल एक ही बार पूछा गया किसी एग्जाम में, सीजीएल में नहीं पूछा गया। एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है जिसकी समानांतर भुजाएं AB 4 DC 7, DC बड़ी आ रही है तो DC को नीचे कर लें भाई। AB 4 CD 7, ठीक है। E और F क्रमशः गैर समानांतर भुजाओं AD और BC के मध्य बिंदु हैं। E और F, ठीक है, मध्य बिंदु हैं। ABFE के क्षेत्रफल और EFCD के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ABFE, ठीक है। एक चीज मुझे बताओ, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है और मैं ऐसे हाइट बनाऊं तो आपको पता है मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ये भी मिड पॉइंट होगा, यानी हाइट इक्वल होगी या नहीं। और ये हाइट क्या है, सेम है, ये h तो ये भी h, तो ये दोनों ट्रेपेजियम की हाइट इक्वल है। तो फिर डिपेंड किस चीज पे होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स पे। तो क्या आप EF बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, EF आपने निकालना सिखाया था, हाफ 7 + 4 11/2 मैंने निकालना सिखाया था। अब मैं कह सकता हूं कि यार ABFE का क्षेत्रफल बटे EFCD का क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 4 + 11/2 × h से h कट भी जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 7 + 11/2 × h से h कट गया, हाफ से हाफ कट गया, 2 चौक 8 और 11 19 और 7 दूनी 14 और 11 25, 19/25 उत्तर आ रहा है 19/25। ABCD पर विचार करें जिसमें ABCD के समानांतर है और AD AB पर लंबवत है। यदि समलंब चतुर्भुज में एक वृत्त है जो AB को E, CD को F और BC को P पर स्पर्श करता है, जहाँ AB 25 है, तो बड़ा गंदा सा सवाल है भाई, CDS में है। CDS में पता है ऐसे ही सवाल आते हैं अच्छे। एक समलंब ABCD पर विचार करें जिसमें ABCD के समानांतर है। ABCD के समानांतर है, ठीक है। AD AB पर लंबवत है, AD AB पर लंबवत भी है। शिट यार, बड़ा गंदा सवाल है। तेरी भैंस को भोपाल ले जाऊं, बदतमीज आदमी बदतमीज हो गया है। ये कैसा सवाल है यार जिसमें ABCD के समानांतर भी है। ऐसा कर लेते, अब ठीक है। यदि समलंब चतुर्भुज में एक वृत्त है जो AB को E पर, CD को F पर और BC को P पर स्पर्श करता है, ABE CDF, AD को नहीं करता, ऐसे करके एक वृत्त स्पर्श कर रहा है, AB को E पर कर रहा है, CD को F पर कर रहा है और BC को P पर कर रहा है। जहां EB बराबर 25 है, EB क्या है 25 और FC 16 है। आपको पता होगा अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचें और ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ये आपने पढ़ा होगा। और अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो अब ये कह रहा है वृत्त का व्यास बताओ क्या होगा। वृत्त का व्यास तो कोई बड़ी बात नहीं है, वृत्त का व्यास क्या होगा आप मुझे बताओ खुद ही। वृत्त का व्यास क्या होगा, ये दूरी आ रहा, यही वृत्त का व्यास है। अगर ये दूरी पता लग जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी ही इसका व्यास होगी। मानते हो या नहीं?
मैंने कहा ये निकाल देते हैं, आपने कहा कैसे निकालोगे, मैंने कहा यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ सीधे ऊपर तक, चलेगी, आपने कहा दौड़ेगी। अच्छा, अगर मैंने ये लाइन खींची है, ये मुझे गलत सा भी लग रहा है थोड़ा सवाल कि EB अगर 25 है और वो 16 ही है खाली, ओहो, इसलिए गलत सा हो गया, क्योंकि ये लाइन ना ऐसे आएगी टेढ़ी, क्योंकि ये 25 है ना, चित्र बनाने में ही। ये तो बहुत गंदा सवाल इन्होंने पूछ लिया भाई। नहीं हो गया सवाल, तो वो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये बड़ी भुजा है ना, ये बड़ी भुजा है और ये छोटी है, और ये ऐसे करके इसको यहाँ से खींच। अब सही है, अब सही है, सही है। वो मुझसे गलती वही हुई, मैंने मान भी लिया कि ये गलती है मुझसे, क्योंकि ये आपको पहले नहीं पता चलेगा, ये आपको पहले नहीं पता चलेगा, ये बाद में पता चलेगा कौन सा बड़ा है। EB 25 था तो हमने कहा ये भी 25 होगा, और FC 16 था तो हमने कहा ये भी 16 होगा। अब जो दूरी RR निकालनी है वो ये हो, ये 2R हो। आपको पता है ये 16 है और ये पूरी 25 है, तो ये 9 बचेगी 9, और ये 16 और 9 25 कितना होगा, 41। तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर ये 41 है और ये 9 है तो ये 40 होता है, और यही 2R है। 9 40 41। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, मैं यही कहूँगा। अच्छे अच्छे लोग कर सकते थे, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते थे। देखिए, अब जब जैसे ये एक सवाल है तो आपको पता है कि 4 और 10 है तो 2 और 5, तो 4 और 25 हो जाएगा अनुपात क्षेत्रफल का। ये पढ़ा चुका हूँ, आज की क्लास में ही पढ़ाया है। समलंब चतुर्भुज इनके बीच की दूरी इतने हैं, क्षेत्रफल पूछ रहा है, CHSL में आया है, RW में दे रहा हूँ, जरूर करिएगा इन सवालों को घर जाके। समानांतर भुजाओं की दूरी SSC फेज एक्स में आया, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप कुछ नहीं कह सकते, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, CPO में आया है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। विकर्ण के मध्य बिंदु की लंबाई पूछ रहा है, AB दे दी, CD दे दी, आपको पता है। CGL टीयर RW में हाफ AB प्लस CD, हिंट भी दे रहा हूँ, हाफ AB प्लस CD फॉर्मूला होगा। विकर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने